नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी के लिए पिछले 30 सन 1992 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन, मतलब पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है इतिहास है, इतिहास कभी नहीं बदलता। इसको अच्छे से रट लो, क्योंकि जो चीज हो चुकी है वो दोबारा नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपसे। प्राचीन इतिहास, प्राग इतिहास और ऐतिहासिक स्रोत के क्वेश्चन हैं। इससे अच्छे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए तो वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक चाहिए लाइक, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक जिसमें कोई भी पैसा नहीं लगता, चार्ज नहीं लगता, केवल क्लिक करना है। प्लीज अपना एक लाइक जरूर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भारतवर्ष इस नाम का जो उल्लेख है भारत के नामकरण के संबंध में, ये अष्ट अध्यायी में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए अष्ट अध्यायी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा था? तो आर्यावर्त ये पड़ा था आपका, किसका निवास स्थान था? आर्यों के निवास स्थान के कारण। ऑप्शन नंबर सी आर्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जरा और बताइए कौन सा सही है। पहला कथन है, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर दिया गया। बिल्कुल सही है ये भी। दूसरा देखिए, भारत को जम्मू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत को आपने गाना भी सुना होगा, भारत खंडे जम्बू द्वीपे, है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही हैं। पुरातात्विक विधा का प्रतिप्राय क्या होता है? तो पुरातात्विक विधा का प्रतिप्राय होता है, अभिप्राय आपका होता है शिलालेखों का अध्ययन। पुरातात्विक विधा मतलब शिलालेखों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहां पर आपको अभिलेख दिए हैं, उसके सामने शासक दिए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, ये आपका सुमेलित है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी, यह भी बिल्कुल सही है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के अभिलेख, बिल्कुल सही है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन, यह गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन पढ़िए, प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए होते थे। तो बिल्कुल सही है। जो पुराने अभिलेख मिले हैं वो या फिर स्तंभ पर हैं, ताम्रपत्र पर हैं, शिलाओं पर हैं, या दीवारों पर, या फिर मुद्राओं पर हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोंगज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। मध्य एशिया के बोंगज कोई से अभिलेख जो प्राप्त हैं वो सबसे प्राचीन अभिलेखों में से हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों बिल्कुल सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? यहां पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन देखिए, इसमें बोला गया है देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका गलत है। केवल और केवल पहला ऑप्शन सही है। तो यहां पर केवल एक, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को राइट आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी न्यूमिस्मेटिक्स राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए तो पढ़ लेते हैं। पहला देखिए, आहत सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। तो आहत सिक्के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बिल्कुल सही आंसर है। लेख युक्त सिक्के ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये भी सही है। लेख युक्त सिक्के 2री शताब्दी ईसा पूर्व। दीनार 4ठी शताब्दी, बिल्कुल सही है। जीतल 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। जीतल 16वीं शताब्दी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुमेलित नहीं है, गलत है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है ये आपके स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए स्रोतों का संकलन प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो सबसे पहला सूक्त है वो किसको समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा अग्नि देवता को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना यदि आप वेद देखेंगे तो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र किया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना है सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद का जो संकलन है यह ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सामवेद राइट आंसर है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है किसमें? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना यह सामवेद में की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहां पर आपको कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन सत्य है। चलिए पढ़ लेते हैं। तो पहला कथन आपको दिया गया है सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक है। बिल्कुल सही है ये। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का जो संबंध है ये यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन पढ़िए। पहले कथन में लिखा है यजुर्वेद में कुल 40 मंडल हैं। तो बिल्कुल सही है, यजुर्वेद में टोटल 40 मंडल दिए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद में वाजसनेयी संहिता संबंधित है। तो शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंधित है। यह बिल्कुल सही कथन है। यजुर्वेद में रत्नों या रत्नियों की चर्चा की गई है। तो यह भी बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, इसका जो उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में सबसे पहले मिलता है। ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद और अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अनुल्लंघनीय और नरिष्ठ ये कहा गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। त्रयी नाम क्या है? तो त्रयी जो है ये है आपका तीनों वेदों का नाम। त्रयी मिलकर होता है। ऑप्शन नंबर ए त्रयी राइट आंसर है, तीनों वेदों का नाम। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो आपका है संबंधित, तो ऋग्वेद है स्रोत और प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद आपका जो संबंध है यह है स्रोत और कर्मकांड से। सामवेद जो है ये संगीतमय स्रोत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है आपका, अथर्ववेद में दिया गया है क्या? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद का 4, यजुर्वेद का 2, सामवेद का 1 और अथर्ववेद का आपका 3। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के साथ जुड़ा है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर ब्राह्मण युग राइट आंसर है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है आपका उपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी उपाध्याय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो राजा विदेह माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे आपके ऋषि गौतम राहुगण। ऑप्शन नंबर यहां पर डी ऋषि गौतम राहुगण प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है? तो पुरुष मेध का जो उल्लेख हुआ है यह है आपका शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए तो देख लेते हैं। यहां पर ऋग्वेद संबंधित है आपका ऐतरेय से। ऑप्शन नंबर यहां ऋग्वेद के लिए 3 सही आंसर है। सामवेद आपका पंच विषय से संबंधित है।
अथर्ववेद संबंधित है गौपद से और यजुर्वेद संबंधित है शतपथ से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का जो अर्थ होता है, राइट आंसर हो जाएगा, उपनिषद का अर्थ होता है आपका पास बैठना। ऑप्शन नंबर ए, पास बैठना, ये उपनिषद का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी, मुंडको उपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? तो जो उपनिषद हैं ये आपके दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा आपकी मिलेगी उपनिषदों में। ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता और यम का संवाद ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कठोपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के राजा थे? तो राजा अश्वपति ये कैकेय के राजा थे। ऑप्शन नंबर बी, कैकेय प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस में लिखी हुई है? तो सत्यकाम जाबाल की जो कथा लिखी हुई है, राइट आंसर हो जाएगा ये छांदोग्य उपनिषद में लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद राइट आंसर है। ज्ञातवल्लभ और गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो ज्ञातवल्लभ और गार्गी संवाद का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ये बृहदारण्यक उपनिषद राइट आंसर है। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किसका है? तो तमसो मां ज्योतिर्गमय ये जो कथन है ये आपका उपनिषदों का है। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में ये कथन दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले लिखे गए थे वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और उसके बाद उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो सफेद घोड़ा ये है आपका श्वेताश्वतर उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी, श्वेताश्वतर उपनिषद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में शामिल किया गया है? तो इतिहास पुराण को राइट आंसर हो जाएगा, शामिल किया गया छंदोग्य में। ऑप्शन नंबर बी, छंदोग्य प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए, छंदोग्य उपनिषद राइट आंसर है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, समाज व्यवस्था राइट आंसर है। प्रथम विधि निर्माता इनमें से किसको कहा जाता है? तो प्रथम विधि निर्माता ऑप्शन नंबर ए, मनु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो भागवत गीता जो मौलिक रूप से लिखी गई है, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? संस्कृत में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत राइट आंसर है। सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सतसहस्त्री संहिता ये उपनाम दिया गया है आपका महाभारत को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए, रामायण राइट आंसर है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है? तो पुराणों की संख्या है आपकी 18। ऑप्शन नंबर बी, 18 राइट आंसर है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये सभी संकेतक हैं पुराणों के। ऑप्शन नंबर बी, पुराणों के प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण यहां पर जो दिए गए हैं मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो कालिका पुराण की बात हो रही है, राइट आंसर हो जाएगा कालिका पुराण ये संबंधित है आपका शाक्त धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, शाक्त धर्म राइट आंसर है। निम्नलिखित अवतारों में से कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? तो प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है मत्स्य को और वराह अवतार को। ऑप्शन नंबर
सी सही आंसर हो जाएगा। मत्स्य अवतार और वराह अवतार को प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ऑप्शन नंबर ए आगम राइट आंसर है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो जैन भिक्षुओं के आचार नियम का उल्लेख जो मिलता है ये मिलता है आपका आचारंग सुत। ऑप्शन नंबर बी आचारंग सुत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? जैन साहित्य और रचनाकार के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, कल्पसूत्र भद्रबाहु बिल्कुल सही, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी है। परिशिष्ट पर्व ये हेमचंद ने लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। कुवलय माला उद्बोधन सूर्य ने लिखी है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गलत आंसर है। सम्रादित्य कथा ये हरि विजय सूर्य ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है? त्रिपिटक की बात हो रही है तो त्रिपिटक में आपका सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक ये तीनों शामिल हैं। बुद्ध पिटक ये त्रिपिटक में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है। किस बौद्ध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? तो मौर्य शासक अशोक के बारे में अभिधम्म पिटक से सूचना मिलती है। ऑप्शन नंबर सी अभिधम्म पिटक राइट आंसर है। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो प्राचीन भारत की राजतरंगिणी को ऐतिहासिक पुस्तक, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है? यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो नहीं है पूछा गया। देखिए, हर्षचरित्र है, विक्रमांक देव भी है और पृथ्वीराज विजय भी है। दीपवंश ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए केवल दीपवंश ये ऐतिहासिक जीवन साहित्य नहीं है। फायांग की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो फायांग द्वारा जो रचना की गई थी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर फोक्यो की और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है, ए और सी ये फायांग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विदेशी और लेखक के बारे में बात की गई है तो देखिए, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखी है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी है, ये भी सही है। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी है, ये भी सही है। एरियन ने पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी लिखी है। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो फायांग के बारे में लिखा गया है कि फायांग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के बीच रहा था भारत में। ऑप्शन नंबर ए ये तो सही है। सुंग युंग 518 ईस्वी ये भी सही है। हेनसांग 629 ईस्वी ये भी सही है। इत्सिंग 1105 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत है। इत्सिंग कब आया था भारत में? कमेंट करके बताइए कौन से सन में इत्सिंग भारत आया था, कमेंट करके बताइए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला कथन पढ़िए, सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था। तो सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था, यह बिल्कुल सही कथन है, पहला कथन सही है। डायोनीसियस रोम का यात्री थे, तो डायोनीसियस रोम का यात्री नहीं था, तो केवल आपका पहला सही है, सिकंदर के साथ नियाकस भारत आया था, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो भारत में मानव का सबसे पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति किस महाद्वीप में हुई थी? तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप राइट आंसर है। सबसे पहले का मानव सदस्य प्राणी जो प्राग मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप में भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो सबसे पहला मानव सदस्य प्राणी जो था, मानव जैसा दिखने वाला प्राणी, वो था आपका पिथक्रैंथ्रोपस के रूप में। ऑप्शन नंबर बी पिथक्रैंथोपस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है। तो प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता, उसे जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे क्या नाम दिया गया है? तो जिस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, चलिए पढ़ लेते हैं। प्रागैतिहासिक मानव उत्पत्ति
जो है उत्पत्ति के काल 300 ईसा पूर्व, ये बिल्कुल सही है। आदि ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व काल से 1500 ईसा पूर्व, ये भी सही है। ऐतिहासिक काल 1500 ईसा पूर्व के आगे, ये भी सही है। पुरा पाषाण काल 7000 ईस्वी पूर्व के पश्चात, ये वाला आपका गलत है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी गलत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए भूगर्भ वैज्ञानिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास का जो आरंभिक काल था उसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पुरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो सबसे पहले पत्थर के जो औजार पाए गए थे ये पुरा पाषाण काल में पाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी पुरा पाषाण काल प्रश्न के लिए राइट आंसर है, पत्थर के औजार। पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन, राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर शिकार। शिकार के द्वारा आदि मानव मनोरंजन करता था। ऑप्शन नंबर ए, या पूरा अपना दिन व्यतीत करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो फलक संस्कृति का जो संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका मध्य पुरा पाषाण काल से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र का वो था आपका जहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, लेखहिया। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो पशुपालन का जो प्रमाण मिला है ये मिला है आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से निर्मित आभूषण ये प्राप्त हुए हैं महदहा से। ऑप्शन नंबर यहां पर भी महदहा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, महदहा। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से निकले हैं? तो एक ही कब्र में दमदमा से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं बागौर से। ऑप्शन नंबर सी बागौर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? मध्य पाषाण कालिक काल और अवस्थिति, कोई एक सही सुमेलित है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद ये ही एक सही सुमेलित है, बाकी आपके सभी गलत हैं। आदमगढ़ जो है ये होशंगाबाद में केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी तीनों गलत हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नवपाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम राइट आंसर है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला ये आपका संगनकल्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी संगनकल्लू राइट आंसर है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं, जब कृषि स्टार्ट हुई थी? बिल्कुल, तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु क्या था? तो नवपाषाण काल के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले पाला था ऑप्शन नंबर कुत्ते को, सी राइट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले हैं? तो नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के जो अवशेष मिले हैं, एक तो बुर्जहोम से मिला है और गुप्त कराल से मिला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 राइट आंसर है। बुर्जहोम और गुप्त कराल से मिले हैं निवासों के अवशेष। नवपाषाण काल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो नवपाषाण काल के संदर्भ में पहला कथन पढ़िए, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। और नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ नामक अनाज का प्रयोग किया गया था, यह भी कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली ये आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्र पाषाण युग को, ऑप्शन नंबर सी। इनाम गांव कहां अवस्थित है? तो इनाम गांव जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राइट आंसर है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात हो रही है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की खोज पुरातत्वविद एच.डी. शांकलिया ने की थी, यह बिल्कुल सही है। इनाम गांव ताम्र पाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो वृहत पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है ये मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्न को सम्मिलित कीजिए। चंदोली, अरकमेंडू, तिरुनेलवेली और नागपुर। तो यहां पर मैं इसको सम्मिलित कर देता हूं। यहां पर आपके सबके सब सम्मिलित हैं। चंदोली उत्तर प्रदेश में है, अरकमेंडू पौंडीचेरी, तिरुनेलवेली तमिलनाडु और नागपुर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, उनको अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए दोनों कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखते हैं आप लोग में से कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन बार बार 20-30 साल से पूछे गए क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इतिहास के और भी वीडियो पढ़े हैं, जाके चेकआउट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।